जय हिंद एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, जैसा कि आप लोग टॉपिक में पहले ही देख पा रहे हैं, इजराइल ईरान वॉर, जो आपका आजकल के टाइम पे इजराइल का और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, तो एक तरफ हमारे आप देख पा रहे हैं इजराइल का झंडा और एक तरफ आप देख पा रहे हैं ईरान का झंडा। तो क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट, किस तरह से ये है, हिस्टोरिकल टाइज क्या है, आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेते हुए चलेंगे, है ना। यहाँ पे बीच में ये सेंट्रल एशिया के यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, ये आपका क्या पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान, ये उज्बेकिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ये आपका कजाकिस्तान है। सेंट्रल एशिया भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले नक्शे पे। तो सबसे पहले हमें नक्शा देखना होता है कि वर्ल्ड के पूरे व्यू में इनकी लोकेशन क्या है। तो ये रहा हमारा पूरा वर्ल्ड का नक्शा और इसमें हमारा जो मिडिल ईस्ट हम जिसको कहते हैं, यानी कि वेस्टर्न एशिया हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये हमारा ईरान पड़ता है। ईरान के नीचे कौन सी वाटर बॉडी है, पर्शियन गल्फ है, ऊपर आपका कैस्पियन सी पड़ता है। इधर वेस्ट में आप जाते जाएंगे, ये जो दजला फरात नदियां हैं ना, जिनको हम लोग यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस रिवर कहते हैं, यानी इराक के आगे यहाँ पे सीरिया दिखेगा और सीरिया के ही आगे ये जो देश है आपका, ये देश आपको लेबनान दिखेगा और लेबनान के नीचे यहाँ पे आपको क्या पड़ेगा, ये आपका इजराइल पड़ेगा। इजराइल में ये जो गोलन हाइट्स का एरिया है, एक्चुअली सीरिया का एरिया था। 1967 के वॉर पे उसने गोलन हाइट्स को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो अभी तक गोलन हाइट्स इजराइल के ही पास है। सीरिया कहता है कि हमारा वापस दे दो हमें, है ना। तो ये चीज़ है और यहाँ पे लेबनान पड़ता है। लेबनान में जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिजबुल्ला जो है लेबनान में, एक हिजबुल्ला क्या है, शिया समर्थित ग्रुप है ना, शिया ग्रुप है आपका। और यहाँ पे इस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा, यानी मुस्लिम जो वर्ल्ड है शिया सुन्नी में डिवाइडेड है, उसमें शिया वर्ल्ड का नेता कौन है, ये ईरान है, और सुन्नी वर्ल्ड का नेता कौन है, आपका सऊदी अरेबिया। लेकिन आप कहेंगे मैम एक मिनट, फिलिस्तीन के जो मुस्लिम्स हैं वो तो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, उनके लिए क्यों ईरान इतना, क्योंकि वहाँ पे बात आ जाती है मुसलमान की, है ना। जब आपस में वो लड़ते हैं तो शिया सुन्नी की बात आती है। तो यहाँ शिया सुन्नी का प्रश्न ही नहीं है, यहाँ तो एज अ मुस्लिम उम्मा की बात हो रही है। उम्मा माने मुस्लिम ब्रदरहुड की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो ईरान ने हिजबुल्ला जो कि लेबनान से वर्क करता है, उसको बैकिंग मिलती है पूरे ईरान से, और लेबनान क्या करता है, इजराइल पे अटैक करता है ना। इधर नीचे जो आपका इसी सऊदी पेनिनसुला में, यहाँ पे जो नीचे आपका यमन पड़ता है, यमन में रेबल्स हैं, उनको कहते हैं हूदी रेबल्स, HOUTHI, हूदी रेबल्स, वो भी आपके शिया रेबल्स है ना। उनको भी समर्थन देता है कौन, ईरान, ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी। तो यहाँ पे अभी जैसे हाल ही में प्रेशर अटैक आपके किए थे लेबनान में, किसने, इजराइल ने किए थे, और वहाँ पे उनके जो हिजबुल्ला का जो चीफ था नसरल्ला, उसको मार दिया। इवन नसरल्ला के मरने पे तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो ये जो चीज़ है, तो हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे अभी कल हमें फिर से न्यूज़ मिली कि एक तरह से आपके जो लेबनान है उसने फिर से क्या किए, उधर हिजबुल्ला की तरफ से ड्रोन अटैक्स हुए और इजराइल के कुछ लोगों की जान भी चली गई और कई ज़्यादा उसमें इंजर्ड भी हैं, यानी कि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है वो इस तरह से वर्क नहीं कर पाया। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आज से लगभग एक साल पहले 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया था, हमास यानी कि जो गाजा पट्टी में आपका काम कर रहा है, फिलिस्तीन का जो समर्थन कर रहा है, जो कहता है हमें फिलिस्तीन चाहिए, तो वो जो हमास है उसने 7 अक्टूबर को इजराइल को इंस्टिगेट किया था, उस सोए हुए शेर को जगाया था, तब से ये वॉर चले जा रही है। तो वो 7 अक्टूबर से तब से इजराइल ने जो ऑपरेशन चलाया है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो उस ऑपरेशन को आप लोग लिख लेंगे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इजराइल का कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, है ना, ये ऑपरेशन चल रहा है ये आपका, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम आते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट जो इजराइल और ईरान के बीच में है, अब इसमें आ जाते हैं। ये वॉलेटाइल फेज में पहुंच चुकी है, जहां पे वेरियस सेक्टर पर्टिकुलरली ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स में एज अ टेंशन एस्केलेट द इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इससे इंडिया के क्या हितों को, आपके क्या मतलब एक तरह से प्रभाव पड़ रहा है, वो सारी चीज़ों को हम जानते हुए देखते हैं। तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इस कॉन्फ्लिक्ट के आपके क्या पड़ेंगे असर। तो सबसे पहले तो डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेड रूट, भैया भारत अपनी पूरी ऊर्जा क्या करता है, आयातित करता है, बाहर से आयातित करता है, और बाहर से मिडिल ईस्ट से आती है। और मिडिल ईस्ट अगर यहाँ पे वॉलेटाइल चीज़ें चलेंगी, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चलेगा, ऑयल इंडिया के पास कहाँ से आएगा, और ऑयल अगर इंडिया कहीं दूर से मंगाएगा महंगा, अगर रशिया, आप कहेंगे मैम रशिया देगा ना, तो रशिया फिर देखेगा ना इंडिया को कम ऑयल मिल रहा है तो वो रेट बढ़ा देगा ना, उसके पास ज़्यादा बायर्स पहुँचेंगे, चाइना भी उसी के पास पहुँचेगा, तो रेट बढ़ जाएंगे। और अल्टीमेटली जब रेट आपके ऑयल के बढ़ते हैं तो हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं, तो हमारे देश में महंगाई देखने को मिलेगी, है ना।
तो ये इसका असर पड़ेगा। और अगर ये मतलब एक तरह से कन्फ्लिक्ट एक्सकलेट होता है, बहुत आमने सामने की एकदम टक्कर होने लगी ईरान में और इजराइल में, तो ऐसे में भारत के जो एक्सपोर्ट हैं ये 9% तक एक तरह से वैसे ही अगस्त में एक तरह से गिर चुके थे। और ये आपके जिसमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट है ये 38% भारत का डिक्लाइन कर दिया गया था, 38%, क्योंकि रेड सी में क्राइसिस हुआ था, क्योंकि हुथी रेबल्स उधर रेड सी में अटैक कर रहे थे ना। अब लाल सागर से होते हुए जब कोई शिप वगैरह जाएगा ही नहीं तो यानी ट्रेड डिक्लाइन होगा। फिर दीज एक्सपोर्ट्स अकाउंटेड फॉर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज ट्रेड, और ये यूरोप भारत से जो आपका टोटल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का जो 21% रिसीव करता था, ये आपका एक तरह से क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा इसमें इसको एक तरह से क्षति पहुंचेगी। फिर हम आते हैं इंडस्ट्री, भारत की जो चाय वाली जो इंडस्ट्री है ये काफी ज्यादा प्रभावित हुई है इस एस्केलेशन से। कैसे? क्योंकि ईरान बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियाज टी, इंडिया की टी का लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और ईरान में अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी तो इंडिया का टी व्यापार भी एक तरह से क्या होगा। और फिर राइजिंग शिपिंग कॉस्ट, जब इस तरह से पानी वाले जहाज़ों में अगर रेड सी से कोई नहीं जाएगा तो पूरा घूम के पूरा अफ्रीका पार करके यूरोप में पहुंचेगा, तो यहाँ से आपका क्या होगा, यानी कि समुद्री व्यापार का भी एक तरह से जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, 15 से 20% तक बढ़ जाएगा। फिर इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, याद करो लास्ट ईयर जब हमारे यहाँ G20 की प्रेसिडेंटशिप थी तो उस G20 की प्रेसिडेंटशिप में हमने क्या कहा था कि G20 में कि हम क्या बनाएंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी कि इंडिया से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक हम एक तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। ये रेड सी जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप पहुंचो यूएई भारत से, यानी कि कांडला या फिर मुंबई से सीधे यूएई पहुंचो, यूएई से सऊदी अरेबिया जॉर्डन होते हुए सीधे आप इजराइल पहुंचो, इजराइल से आप सीधे यूरोप पहुंच जाओ, इटली पहुंचो या ग्रीस पहुंचो, पूरा आपका कनेक्टिविटी मिल गई। तो सबको लगने लगा, पेट दुखने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो उसी वजह से तो एक तरह से क्या है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करते हुए एक तरह से भारत ने स्वेज कनाल पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए इस प्रोजेक्ट को क्या किया था, शुरू किया था। लेकिन जब से इजराइल पे हमास ने हमला किया है उसके बाद तो वॉर एस्केलेट हो गई है, ये प्रोजेक्ट तो एकदम ठंडे बस्ते में चला गया है ना। क्रूड ऑयल जो कि अभी एक तरह से क्या है, जो यहाँ पे 75 बैरल प्रति डॉलर है, और इसी तरह से वॉर एस्केलेट करता गया। अगर ये $100 से ऊपर गया तो समझ लेना भारत में भी बहुत ज़्यादा महंगाई हमें देखने को मिलेगी, है ना। हायर ऑयल प्राइसेस अगर होंगे तो एक तरह से सेंट्रल बैंक को भी कई सारे इंटरेस्ट रेट को भी एक तरह से क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा, है ना, यानी कि एक तरह से आपको। फिर इंडिया मार्केट में और क्या असर पड़ेगा इंडिया मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट अपनी 80% इवन 80 से 85% जो ऑयल की नीड है वो बाहर से पूरी करती है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन देखने को ही मिलेगा। फिर लोग किसकी ओर शिफ्ट करेंगे, एक तरह से गोल्ड प्राइसेस की ओर शिफ्ट करेंगे, और आज के टाइम पे आप देख रहे हैं गोल्ड के भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है। तो लोगों की डिपेंडेंसी किस पे बन रही है कि अगर अपना इन्वेस्ट करना है पैसा तो गोल्ड पे करो। अब गोल्ड की डिमांड ज्यादा हो रही है तो गोल्ड के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया इजराइल के ट्रेड में क्या असर पड़ेगा, इंडिया इजराइल का जो ट्रेड है डबल्ड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स में 5 साल में ये लगभग डबल हो गया, $10 बिलियन का हो गया है, ठीक है। फिर यही जो 2023-24 का जो आपका फिजिकल ईयर था, इसने देखा है कि भारत में एक तरह से डिक्लाइन, ये जो रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन है इसकी वजह से आपका क्या होता है, ट्रेड में भी डिक्लाइन। भाई शांति की स्थिति बनी रहेगी तभी तो व्यापार वाणिज्य में सब चीज़ें आराम से चलेंगी, लेकिन शांति की स्थिति बनी हुई नहीं है, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इजराइल क्या है, इंडिया का 32वां बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। कौन से नंबर का है, 32 नंबर का, यानी इंडिया का 32वां। बहुत ज़्यादा मतलब इजराइल के साथ ट्रेड ऐसा नहीं होता है, और उसमें से भी जो ज़्यादा ट्रेड होता है वो एक तरह से आपका डिफेंस के इक्विपमेंट्स में भी आपका होता है ना, डिफेंस के इक्विपमेंट्स की भी। एक बराक मिसाइल आपको पता होनी चाहिए जो इंडिया और इजराइल ने मिल के मतलब एक तरह से डेवलप की है ना, तो बराक मिसाइल आपको याद होनी चाहिए। फिर हम आते हैं कि एक्सपोर्ट्स में देख लेते हैं कि इंडिया इजराइल को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, तो डीजल है, डायमंड है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है, बासमती चावल है ना, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, जो कि 78% भारत का टोटल एक्सपोर्ट चला जाता है। और भारत इंपोर्ट क्या करता है इजराइल से, इंडिया स्पेस इक्विपमेंट्स, जो आपका इसरो का जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, डायमंड हो गया, जो आपका पोटेशियम क्लोराइड है, मैकेनिकल अप्लायंसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके इजराइल वैसे भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है, तो ये सारी चीज़ें इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अब डिक्लाइनिंग ट्रेड वॉल्यूम, यानी कि इन कंट्रास्ट टू रोबस्ट ट्रेड विद इजराइल, इंडिया का ट्रेड जो ईरान के साथ है ये कॉन्ट्रैक्शन देख रहा है। इजराइल के साथ तो दुगना हो गया, लेकिन ईरान के साथ हमारा ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, मतलब एक तरह से सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन ईरान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में अगर युद्ध छिड़ा जाए तो ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है।
कैसे ईरान हमारे लिए ज़रूरी है? क्योंकि जो ईरान है, ईरान में एक चाबहार बंदरगाह है, और उस चाबहार बंदरगाह से जो पहली हमने एकदम फ्रंट पे जो इमेज देखी थी ना, जिसमें एक तरफ इजराइल और ईरान और बीच में सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, तो वो चाबहार बंदरगाह से ही रेलवे लाइन बनी हुई है जरान और जहदान तक, जो कि अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया तक भारत की पहुंच सुनिश्चित करती है ना, जमीनी मार्ग से। अदरवाइज सेंट्रल एशिया क्या है? लैंड लॉक्ड एरिया है। ईरान के जरिए ही हम जा सकते हैं। इवन ईरान के थ्रू होते हुए इंडिया का एक कॉरिडोर है, इंडिया मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। उस कॉरिडोर का हम यहाँ पे नाम लिख ले रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। और ये नॉर्थ साउथ यानी कि रशिया से कैस्पियन सागर से फिर एक तरह से ईरान से फिर आप चाबहार बंदरगाह और फिर भारत तक की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है ना। तो ये चीज़ है आपके। तो ईरान तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ईरान अगर तबाह होता है तो ये भारत के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है ना। ट्रेड सरप्लस में देख लेते हैं कि 2022-23 में इंडिया ने एंजॉय किया था ट्रेड सरप्लस कितना, $1 बिलियन, और जिसमें से $1.66 बिलियन वर्थ का गुड आयरन और ये सारी चीज़ें भारत ने इंपोर्ट की थी। तो यानी भारत इनके साथ क्या है, एक तरह से ट्रेड सरप्लस में है ईरान के साथ, यानी भारत ज़्यादा बेचता है जितना कि उनसे वो जो सारी चीज़ें एक तरह से खरीद रहा है। तो बासमती राइस भारत ने दिया था, टी था, शुगर था, फ्रेश फ्रूट्स था, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपके जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ये भारत ने एक तरह से ईरान को प्रोवाइड की थी। अब ईरान से इंडिया क्या इंपोर्ट करता है? तो सैचुरेटेड मेथनॉल, पेट्रोलियम बिटुमेन, एप्पल्स, लिक्विफाइड प्रोपेन, ड्राई डेट्स, इनऑर्गेनिक केमिकल एलिमेंट्स, ये सब वगैरह। अब आप कहेंगे मैम ऑयल और क्रूड ऑयल के ज़्यादा आपके यहाँ पे मतलब एक तरह से प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है। ईरान से इंडिया मंगाता है, लेकिन इंडिया की जो एक तरह से है, इंडिया सऊदी से भी मंगाता है, आपका इराक से भी मंगाता है ऑयल की जो इंडिया खरीद करता है, रशिया से भी इंडिया लेता है ना। और जो गैस वगैरह हो गया इसके लिए कतर से तो हमारा एकदम 15 साल का एग्रीमेंट साइन हो चुका है कि आप हमें गैस सप्लाई करोगे, है ना। तो ये चीज़ है आपकी। फिर उसके बाद हम आते हैं रीजंस फॉर द ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट। क्या कन्फ्लिक्ट का रीजन है? 1948 जब से इजराइल का फॉर्मेशन हुआ, बस इजराइल का फॉर्मेशन ही कन्फ्लिक्ट का रीजन है, बिकॉज पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पे ज्यूस के लिए एक देश बना देना, यानी यहूदियों के लिए एक देश बना देना, क्योंकि यहूदियों का अपना कोई देश नहीं था। यहूदी एक बहुत ही ज़्यादा वेल्दी कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा अमीर कम्युनिटी है, लेकिन इनका समय समय पर हमेशा परसिक्यूशन होता आया है। क्रिश्चियंस का ऐसे परसिक्यूशन होता है क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो थे खुद एक यहूदी परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनके साथ जो अत्याचार किया था वो यहूदियों की वजह से ही उन्हीं के टाइम पीरियड में हुआ था। तो इस वजह से क्रिश्चियंस का यहूदियों पे अत्याचार बीच बीच पे होता रहा है, जैसा कि आप नाजी जर्मनी में आपने देखा हिटलर ने किस तरह से यहूदियों पे अत्याचार किया था, है ना। तो उसकी के बाद से यहूदियों में ये भावना आने लगी कि हमारा एक अपना देश होना चाहिए जहाँ हम संख्या में ज़्यादा होने चाहिए, और उनको लगा कि उनकी जो सबसे होलीएस्ट साइट है वो क्या है? जेरूसलम है। देखो जेरूसलम केवल यहूदियों के लिए नहीं, 3 जो अब्राहमिक रिलीजन है ना, यानी अब्राहम से ही तीनों आए हैं, एक जीसस क्राइस्ट यानी क्रिश्चियनिटी, एक यहूदी और एक आपका इस्लाम, तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन है और तीनों के लिए होली साइट है जेरूसलम। तीनों जेरूसलम के लिए लड़ते रहते हैं। फिलिस्तीन कहता है हमारी जो राजधानी होगी वो पूर्वी जेरूसलम होगी। इजराइल ने तो वैसे भी जेरूसलम को कब्जा करके रखा हुआ है ना, तो इजराइल कहता है ऐसे कैसे तुम्हारी होगी, इजराइल जेरूसलम हमारी राजधानी होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी, इनमें यही कन्फ्लिक्ट का रीज़न है। तो इस सारी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक तरह से इजराइल का घेराव करती हैं। हालांकि कई युद्ध हुए, जैसे ही इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था उसी के जस्ट बाद 1948-49 पे युद्ध हुआ था अरब नेशंस का, उसमें भी इजराइल जीता। फिर 1967 में युद्ध होता है, उसमें भी इजराइल जीता, 6 डेज वॉर हुआ था। फिर 1973 में योम किप्पर वॉर हुआ था। जैसे अपने यहाँ दिवाली का त्यौहार है ना, वैसे ही यहूदियों का एक त्यौहार होता है योम किप्पर, तो उसी त्यौहार के दिन एक तरह से अटैक कर दिया था, लेकिन फिर भी इजराइल जीता। तो कंटिन्यू इजराइल पे वॉर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इजराइल अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए हुए है। तो ये ऑल्दो ईरान अपोज्ड इजराइल्स फॉर्मेशन एंड वोटेड अगेंस्ट द पार्टीशन प्लान इन 1947, इट रिकॉग्नाइज्ड इजराइल इन 1950 अंडर द पहलवी रिजिम। यानी कि ईरान में जो पहलवी शासन था उन्होंने एक तरह से 1950 में ईरान में, अभी तो एक तरह से जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई है ना 1979 में, उसके बाद से ईरान में कट्टरपंथी देखने को मिलते हैं। अदरवाइज उससे पहले तो ईरान में आपका क्या था, रजा शाह पहलवी शासन था और उसमें ईरान बहुत मॉडर्न था, है ना। तो उन्होंने एक तरह से इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था। फिर भी फॉर्मलाइज होने के बाद भी ईरानियन सोसाइटी एक तरह से पैलेस्टीनियन को ज़्यादा मतलब एक तरह से वो करती है, क्योंकि वो इस्लाम को भी मानने वाले हैं और इस तरह से वो पैलेस्टीनियन से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाते हैं।
तो ईरान में देखो ये चीज़ लिखी ना, ईरानियन रेवोल्यूशन आने के बाद टर्निंग पॉइंट आता है और रजा शाह पहलेवी के शासन चला जाता है और इजराइल ईरान रिलेशंस खराब हो जाते हैं। रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, यानी कि ईरान जो है शिया इस्लाम है, इजराइल एक ज्यूस स्टेट है, तो रिलीजियस भी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है। 1979 रेजोल्यूशन के बाद ईरान के अमेरिका से भी रिश्ते खराब हो गए क्योंकि कट्टरपंथी आ गए ना यहाँ पे, और यहाँ पे डिप्लोमेटिक टाइज इजराइल से तो खत्म हो ही गए। इजराइल को ये लोग लिटिल शैतान बोलते थे कि इजराइल क्या है, शैतान है ना, ये एक तरह से। और शिया क्लरिक्स जो ईरान में थे वो ओल्ड सिटी जो जेरूसलम है उसको होली साइट एक तरह से देखते थे और कहते थे कि इजराइल ने यहाँ पे जबरदस्ती कन्फ्लिक्ट यानी कब्जा करके रखा हुआ है और वो चाहते थे कि एक तरह से क्या हो, फलस्तीनियों को अपना देश मिले, इसीलिए वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी डेवलप कर रहे थे ईरान। हालांकि इजराइल कभी नहीं चाहता कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हो, तभी उनको बीच बीच में न्यूक्लियर, जहां उनकी साइट है ना, कहाँ पे ईरान की न्यूक्लियर साइट है, नतांज में है। नतांज तेहरान के ही पास पड़ता है, नतांज में है ईरान की न्यूक्लियर साइट, वहाँ पे एक तरह से अटैक वगैरह करता रहता है। इजराइल ने हमेशा ईरान के न्यूक्लियर डील को एक तरह से क्या है, इसको मतलब एक तरह से क्या है, क्रिटिसाइज किया है। अब इनकी जो प्रॉक्सी यानी कि आमने सामने खुद मत लड़ो, जैसे बड़े बड़े गुंडे होते हैं खुद नहीं लड़ते हैं, वो अपने छोटे छोटे गुंडे रखते हैं, है ना। तो वैसे ही ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, लेबनान में है हिजबुल्ला और जो आपका यमन में है हूथी, है ना, इनके थ्रू वो इजराइल पे क्या करता है, अटैक करवाता है। ईरान का जो शिया मिलिशिया इराक में है वो भी एक तरह से क्या करता रहता है, इजराइल पे अटैक करता रहता है। तो ये सारे जो कारण हैं, और आपका रीजनल जो पावर डायनेमिक्स है कि ईरान ने अपने एलाइज को एक तरह से इजराइल पे हमला करने के लिए हमेशा एक तरह से बोल रखा है। और भी कई सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि ये जो ओपेक की शेयर कैपेसिटी है, जो आपका लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी है, पोटेंशियल फॉर एस्केलेशन, यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये युद्ध अगर हुआ तो इसमें पोटेंशियल है कि और ज़्यादा एस्केलेट हो और देश इसमें इन्वॉल्व हो जाए वर्ल्ड वॉर की तरह, है ना। कुछ ईरान के समर्थन में आ जाएंगे, कुछ इजराइल के समर्थन में अगर अमेरिका आ गया, है ना, ईरान के समर्थन में रशिया आ गया, फिर चाइना आ जाएगा, तो ये एक वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। तो ये कन्फ्लिक्ट आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। और लॉन्ग टर्म एनर्जी, अगर इस एरिया पे कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता गया तो लॉन्ग टर्म एनर्जी का एक तरह से क्या हो जाएगा, संकट उत्पन्न हो जाएगा। तो ये था हमारा ईरान और इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट था, है ना। तो यहाँ पे ये है हमारे फाउंडर सर अनूप मल्होत्रा सर, जिन्होंने इस कोचिंग की नींव रखी थी, है ना। इफ़ आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को एक तरह से क्या कर सकते हैं, आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इधर ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ये हमारे कुछ पूर्व के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया है, ये है हमारा ऐप का लोगो। इस तरह से आपको प्ले स्टोर पे जाके ये आपको ऐप मिल जाएगा, उसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं या फिर इनमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं, किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो कॉल ऑन दीज नंबर्स, है ना। यहाँ पे हमारी जो ब्रांचेस हैं हमारी, आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं इलाहाबाद में हेड ब्रांच में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।